हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव अनुज लाइट रन के साथ। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपना साउंड का चैप्टर। ध्वनि से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हमारे रेलवे पूछता है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे। जो एमसीक्यू पूछता है, ठीक है, उसको समझेंगे। अगर इससे पहले आपने तरंग की वीडियो नहीं देखी है तो तरंग की वीडियो आप देख लें, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। जो ध्वनि तरंग कैसी होती हैं, तो ये तरंग कहाँ से निकल के आई हैं, किस बारे में बात हो रही है, तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाइए, ध्वनि आप तरंग की वीडियो देखिए, ठीक है। फिर प्रकाश तरंग की वीडियो देखिए, फिर प्रकाश की अपवर्तन की वीडियो देखिए, फिर ध्वनि तरंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। 1-2 घंटे का आपका टाइम लगेगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आपने देख लिया है तो आप आगे सीखने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो ध्वनि तरंग में साउंड में क्या बात कर रहा है कि आवर्ती और आवर्तकाल के बीच संबंध बताना है। हमने तरंग की वीडियो में पढ़ा था कि आवर्ती और आवर्तकाल के बीच कितना संबंध होता है। आवर्ती को एन से डिनोट करते हैं और आवर्तकाल को टी से। तो 1/T, एन बराबर आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है। आवर्ती बराबर एन बराबर आवर्ती को एन से डिनोट करते हैं, एन बराबर 1/आवर्तकाल से डिनोट करते हैं। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला पूछ रहा है, सीधी सीधी बात यह है कि इसमें संबंध का मतलब है ध्वनि तरंग की आवर्ती। देखो, तरंग की आवर्ती ध्वनि की हो चाहे प्रकाश की हो, जो सूत्र है वो फॉर्मूला सबके लिए समान है, ठीक है। आवर्ती और आवर्तकाल में क्या संबंध है? आवर्ती को वी, यहाँ पे वी से डिनोट किया है इसने आवर्ती को, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो एन से ही दिए हैं, ठीक है। तो एन बराबर 1/T हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। आगे चलते हैं। ये इसका जो ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रूप में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ध्वनि की आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल, ठीक है। ध्वनि तरंग डैश में यात्रा कर सकती है। तो ध्वनि तरंग जो हमारी यात्रा करती है, हमने पढ़ा है कि निर्वात में केवल हमारी जो पराबैंगनी किरणें वगैरह हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे थी जो जो निर्वात में भी और वायु में भी, दोनों जगह अपनी रनिंग कर सकती है, जा सकती है। लेकिन ध्वनि तरंग के लिए हमें निर्वात में कार्य नहीं कर सकती, ठीक है। तो निर्वात में नहीं चलती ध्वनि तरंगे। हमें उसके लिए कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, या तो वायु हो या पानी हो, स्टील हो, किसी भी चीज़ में वो चलेगी। बिना, जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे हमने पढ़ा, ध्वनि तरंगे हमारी यांत्रिक तरंगे होते हैं, और यांत्रिक तरंगों को हम किस नाम से भी जानते हैं? देखो, ध्वनि तरंगे, अच्छा असत्य पूछा है, सॉरी। तो ध्वनि तरंगे हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे भी होती हैं और दाब भी होता है ध्वनि तरंगों में, ठीक है। लेकिन विद्युत चुम्बकीय नहीं होती ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती, ठीक है। तो यही सबसे पहले मैं इसलिए ही जो आपसे वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, तो तरंग की वीडियो थी उसमें इस चीज़ को हमने पूरी तरह कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी चीज़ें वहाँ से एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, कैसे कौन सा है। आप वहाँ से सीख के अगर आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। बाकी मैं अगर पढ़ा हुआ है तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सा है सत्य है? ध्वनि तरंगे हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती, यांत्रिक तरंगे होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंग की विशेषता, ध्वनि में क्या नहीं होता? देखो, घनत्व नहीं होता, ठीक है। आयाम भी होता है तरंग में ध्वनि की, और गति भी होती है और आवृत्ति भी होती है, ठीक है। तरंग में आयाम भी होता है, गति भी होती है और आवृत्ति भी होती है, लेकिन तरंग में हमने कहीं भी घनत्व नहीं पढ़ा। अगर पूरे 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 तरंग के चैप्टर को भी उठाएं तो हमने कहीं भी घनत्व नहीं पढ़ा, तो घनत्व उससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमारी ध्वनि तरंग की विशेषता घनत्व से कहीं भी नहीं है। तो इसमें से एक चीज़ और निकल के आती है कि वायु में ध्वनि तरंगों की गति लगभग कितनी होती है? 332। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 332 मीटर प्रति सेकंड, याद रखना, 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तरंग डैश तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे हमारी यांत्रिक तरंगे होती हैं, अभी हमने बात करी। और अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य, अगर आपने पढ़ा है अनुदैर्ध्य तो ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे भी होती है। और अनुदैर्ध्य कौन सी थी? जो जिनका कंपन उसकी चाल के साथ ऐसे चल रहा था, और जिनका कंपन उसकी चाल से लंबवत चल रहा था, उन्हें अनुप्रस्थ तरंग बोल देते हैं, अगर याद आया हो, अगर आपने वीडियो देख ली हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का आयाम वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल, आयाम जो होता है वो बल पर निर्धारित करता है, ठीक है। ध्वनि तरंग कितनी तेज होगी, कितना आयाम उसका ज़्यादा होगा या कम होगा, तो बल, जितना बल लगाकर कोई ध्वनि
प्रस्तुत करने की कोशिश करी गई होगी उतना ही उसका आयाम बढ़ेगा। कोई भौतिक वैज्ञानिक किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि तरंग की आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक नाम दिया गया? तो हर्ट्ज से में मापते हैं ध्वनि की आवृत्ति को, तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, इनका पूरा नाम हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज था। बस इन्हीं के नाम पर इन्होंने इसकी खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पर हम इसको मापते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही मात्रक है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, नोट करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय? तो जो आवर्तकाल होता है, देखो संपूर्ण दोलन किसे बोल रहे हैं? कोई तरंग ऐसे यहाँ से चली और यहाँ तक आई थी तो इसका संपूर्ण दोलन बोल रहे हैं। इस संपूर्ण दोलन में यहाँ से यहाँ तक का समय कितना होता है, इसे बोलते हैं आवर्तकाल। पढ़ी हुई चीज़ें हैं, यही हमने अभी तक पढ़ा है कि इसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है, आवृत्ति किसे बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य किसे बोलते हैं, आयाम किसे बोलते हैं, सब तरंग की वीडियो में समझाया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते। आप जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर उन्हीं सब चीज़ों को समझ सकते हैं अगर नहीं आता है। ध्वनि डैश में संचरण कर सकती है, तो द्रव में भी कर सकती है, गैस में भी कर सकती है, ठोस पदार्थों में भी कर सकती है, निर्वात में नहीं करती केवल। तो ये सभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए। तो किस अवस्था में? गैस की अवस्था में भी हो सकता है, ठोस की, द्रव की, इन सभी अवस्थाओं में वो काम करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्वनि गमन नहीं कर सकती, हमने बताया केवल निर्वात एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ध्वनि गमन नहीं करती, निर्वात इसका आंसर हो जाएगा। निर्वात भी सारा बताया हुआ है कि निर्वात में क्या होता है, जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल से बाहर की चीज़ों को निर्वात कहते हैं, जहाँ पे वायुमंडल नहीं होता। नरम और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो जो ध्वनि सुरक्षा करनी हो, जहाँ पे हमें ध्वनि का शोर को कम करना हो, तो वहाँ पे क्या कर दो, फोम टाइप कुछ भी चीज़ें ज़्यादातर लगा दो। उसमें क्या होगा, उसमें उन छिद्रों में ध्वनि टकरा के वापस नहीं आएगी, ध्वनि को वो सोख लेते हैं। ठीक है, जब छिद्रयुक्त कोई भी चीज़ है, जैसे फोम होती है जो सोफे वगैरह में लगती है, वो फोम आप चारों तरफ लगा देंगे तो ध्वनि का एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ध्वनि सुरक्षा के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है, तो ध्वनि हमारी कंपन के कारण, किसी भी चीज़ में कंपन जितना अधिक होगा उसके कारण ही ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन और विक्षोभ के कारण पैदा होती है, श्रव्य इंद्रियों तक पहुंचकर सुनाई देती है। ठीक है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ध्वनि तरंगे मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, श्रव्य, प्राश्रव्य, अपश्रव्य। ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, श्रव्य, प्राश्रव्य और अपश्रव्य, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। श्रव्य वो तरंगे हैं जो हमें सुनाई देती हैं, प्राश्रव्य जो हमारी सुनने की क्षमता से बाहर है, जो अपश्रव्य जो जिन्हें हम सुन ही नहीं सकते। ठीक है, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित की विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो किसके कारण संपीड़न और विरलीकरण? किसके कारण? देखो, तापांतर के कारण नहीं होता, किरण के अपवर्तन के कारण हमने पढ़ा, अपवर्तन के कारण नहीं होता, चुंबकीय अंतर के कारण नहीं होता, केवल दबाव के कारण कोई चीज़ सिकुड़ेगी और फैलेगी। ठीक है, हवा के दबाव के कारण कोई चीज़ सिकुड़ेगी या फैलेगी। संपीड़न और विरलीकरण को आपको पता है कि विरलीकरण होता है फैलना, संपीड़न होता है सिकुड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरल नॉलेज जैसा क्वेश्चन है कि आपको वहाँ पे दिमाग में लगाना है कि क्या हो रहा है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, हमने पढ़ा है कि ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, आवर्ती हर्ट्ज में मापते हैं, ये याद रखना। ठीक है, रिएक्टर स्केल पर भूकंप मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्वनि की तीव्रता अगर मापनी है तो डेसिबल में मापेगी। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने के लिए आवृत्ति अगर मापेगी तो हर्ट्ज में मापेगी। ठीक है, कई बार पढ़ लिया है हर्ट्ज को, तो हर्ट्ज में मापेगी। आगे चलते हैं। ध्वनि निम्न में से क्या एक? तो ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंगे, हमने कई बार पढ़ लिया है। ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे केवल 7 है, जिनके बारे में हमने तरंग के वीडियो में बात की हुई है। आगे चलते हैं। कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? तो ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ये सब चीज़ें निर्वात में यात्रा कर सकती हैं, जैसे सूर्य से उष्मा हमारे तक आ रही है तो निर्वात में भी होकर आ रही है, प्रकाश भी निर्वात से होकर आ रहा है, और अल्ट्रावायलेट किरणें भी हमारी निर्वात से होकर आ जाती हैं पृथ्वी तक। ठीक है,
तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से नोट करने वाला क्वेश्चन है, कई बार हमने अब तक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड पढ़ ली हैं। क्वेश्चन पूछता है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक ऐसी कोई बात नहीं है। ALP और NTPC या फिर ग्रुप डी रेलवे से संबंधित क्वेश्चन ही आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण, देखो हमने पढ़ा है कि ध्वनि जो है वो कण उसकी वेग के साथ चलते हैं। तो सीधी सी बात है, हवा के कण भी तरंग के साथ या ध्वनि तरंग के साथ चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, तरंग प्रसार की दिशा में ही ऐसे कंपन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए उसे अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। जब ध्वनि ये तो हमने पढ़ लिया ना। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है, हमने पढ़ाया यांत्रिक तरंग या यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। इसे किसी माध्यम की आवश्यकता है, इसलिए इसे यांत्रिक का नाम दिया है, ठीक है। यांत्रिक जो क्रिया होती है वो किसी माध्यम से ही होती है, बिना माध्यम के यांत्रिक क्रियाएं या मैकेनिकल क्रियाएं नहीं होती, ठीक है। हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती हैं, तो क्या होती है? अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं फिर से कहता हूँ कि तरंग की वीडियो में जाइए और आपको दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, तो बस आपको ये याद रखना है कि हमारी ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। आगे चलते हैं। ध्वनि तरंग भ्रमण करती है तो विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति से, जैसा माध्यम होगा वैसी ही उसकी गति निर्भर करेगी। वायु होगा तो तेज चलेगी, जल होगा तो कम तेज चलेगी, ठीक है। कोई लोहा होगा उसमें कम तेज चलेगी उससे भी। तो यही चीज़ें हैं कि विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति से ध्वनि की तरंग गति करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। अपना प्यार दिखाएं जिससे मुझे आगे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपकी वीडियो आपको डालता रहूँ फटाफट, ठीक है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यह न कि चुंबकीय तरंग, ठीक है। ये पॉइंट्स याद करने वाले हैं, यांत्रिक तरंग है न कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, ये हमने पढ़ लिया है बार बार। ठोस, द्रव और गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि तरंगों की गति भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। यही से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है। किसी भी तरंग के वेग, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति में संबंध क्या होता है? तो हमने पढ़ा है कि वेग बराबर हमने तरंगदैर्ध्य गुना आवृत्ति, ये हमने कई बार पढ़ लिया है सूत्र, ठीक है। तरंग के वेग के चैप्टर में, तो वेग बराबर तरंगों का अगर वेग निकालना है तो वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुना तरंगदैर्ध्य, इन दोनों के बीच में गुना लग जाएगी, यहाँ पे बराबर लग जाएगा, ठीक है। ये सूत्र बन जाता है। ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि उत्पन्न वस्तुओं में कंपन से होती है, ये हमने पढ़ा है। कोई भी वस्तु कंपन करेगी तो उसमें से ध्वनि निकलेगी। जैसे आप गिटार का तार को कंपन कराते हैं, गिटार का तार है और ऐसे आप टच कर देते हैं तो वो कई बार हिलता है, उसके कंपन से क्या सुनाई देती है? हमें ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। रबड़ बैंड खींचते हैं, उसको खींच के छोड़ दीजिए, बीच में से हिला दीजिए उसको ऐसे, ठीक है, पकड़ के छोड़ दीजिए तो उसमें से आपको आवाज़ सुनती है, तो कंपन से ध्वनि आती है। किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? हमने कई बार पढ़ लिया है, केवल निर्वात एक ऐसी चीज़ है जिसमें से ध्वनि नहीं जाती, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछेगा वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड, ये याद रखना, मैं कई बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वायु में ही पूछेगा आपसे, ज़्यादा किसी और चीज़ में नहीं पूछेगा। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्वनि तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से, तो ये बताना है। तो इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यही इसमें गलत है, क्योंकि ध्वनि तरंग बिना माध्यम के नहीं चल सकती, ठीक है। यही इसमें गलत है। मैकेनिकल तरंगे हैं, ये भी ठीक है। 332 मीटर प्रति सेकंड हमने बार बार पढ़ रहे हैं कि रफ्तार की यात्रा होती है, ये लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकती। हाँ, लंबी दूरी तक आपको जब से कोई दूर से आवाज़ लगा रहा हो तो कभी कभी लोगों को आवाज़ नहीं सुनती, तो ये लंबी दूरी की यात्रा नहीं करती, इससे ये पता लगता है, ठीक है। तो दूर किसी बैंक्वेट हॉल में अगर डीजे बज रहा हो तो वो आवाज़ बाहर तक ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। तो यही हमारे, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो यही चीज़ें आपको पहचानने में सहायता करेंगी। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों की उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो जब घनत्व उच्च हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? घनत्व अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा होगा? संपीड़न हो रहा होगा, कोई वस्तु सिकुड़ रही होगी। हमने घनत्व की वीडियो पढ़ी है, ठीक है, घनत्व की वीडियो पढ़ी है, तो उसमें आपको पता लगेगा कि किसी भी
द्रव में घनत्व का बढ़ना और घटना क्या होता है। तो घनत्व की वीडियो पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, घनत्व के बारे में नहीं पता है तो घनत्व के बारे में सीखिए। पहले आपको टॉपिक क्लियर करना होगा अपना, तभी आप कुछ चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप शॉर्ट कर देखना चाहते हैं तो उससे आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ध्वनि तरंगों की आवर्ती परिसर। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम प्रासर्व्य सर्व्य अभी आया था ना, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। आवर्ती परिसर तो जो हमारी 20 हर्ट्ज होती है, यहाँ पे डेसिबल की बात कर रहा है, पहले डेसिबल पढ़ लीजिए। तो सुनाई देने वाली बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि जो हमें सुनाई देती है उन्हें श्रव्य कहते हैं। और मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल। अगर जो हमारा मानक है उसमें 60 डेसिबल है तो बस वो मानक है, उससे ऊपर नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल मंद शून्य श्रव्य ध्वनि कितनी है डेसिबल में अगर मापते हैं तो डेसिबल के पैमाने पर 0 है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवर्ती, ये हमने आवर्ती के तरंगों की वीडियो में अल्ट्रासोनिक के बारे में पढ़ा था कि उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। वहीं से निकल के क्वेश्चन आ रहा है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवर्ती कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है 20 हर्टज, या ये लिख लेना आवर्ती अगर 20 हर्टज से 20,000 कितना 20,000 हर्टज के बीच है तो हम उसे सुन सकते हैं, सुनाई देगी। यानी कि हम सहन कर सकते हैं 20,000 हर्ट्ज तक, और 20 हर्ट्ज से लेकर हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की कोई ध्वनि है तो उसे सुन लेंगे। लेकिन इससे ऊपर जैसे ही उसकी आवर्ती कूदेगी वो हमारी सहनशीलता से बाहर हो जाएगी। तो हमारी जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती या सुनाई नहीं देती। अल्ट्रासोनिक जिससे अल्ट्रासाउंड करते थे तो उसकी जो आवर्ती होती है 20, अभी से किलो हर्ट्ज भी लिखेंगे। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज को कैसे लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये 3 0 के में बदल जाएंगी। तो 20 किलो हर्ट्ज से क्या हो जाएंगी, वो ज़्यादा हो जाएंगी, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएंगी। प्रासर्व्य तरंगे कहते हैं इन्हें। ठीक है, प्रासर्व्य तरंगे जो हमारी सुनने की क्षमता से बाहर है। केवल इन्हें कौन सुन सकता है, जैसे चमगादड़ सुन सकते हैं। कोई अब कई सारे ऐसे जानवर या पक्षी हैं जो बिल्ली होता है, चमगादड़ होता है, ये सुन सकते हैं इनको, और इसीलिए चमगादड़ रात में उड़ पाते हैं। ठीक है, तो प्रासर्व्य तरंगे क्या करते हैं, संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। जब हम सोनार के बारे में पढ़ेंगे, समुद्र की गहराई को कैसे मापते हैं, सोनार आदि की सहायता से मापते हैं। तो वहाँ पे तो कीमती कपड़ा है वायुयान में पुर्जों को घड़ी के पुर्जों को साफ करने में। ठीक है, तो घड़ी के पुर्जे भी इससे साफ हो रहे हैं, जो हमें दिखाई तक नहीं देते, इतने छोटे होते हैं। कल कारखानों में चिमनियों में कालिख जमी होती है, जो आपका चिमनियाँ लगी होती है, भट्टे में जो चिमनी लगी होती है उसके अंदर कालिख जम जाती है, उस कालिख को हम साफ कर सकते हैं इनसे। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु अगर हैं तो उसे भी मार सकते हैं इनसे। और गठिया रोग का और मस्तिष्क में ट्यूमर का भी हम इलाज कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का हम अल्ट्रावायलेट किरणों की अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, सुनने वाली वेव्स। ठीक है, सुनने वाली वेव्स हैं, लेकिन वो हमारी श्रव्य क्षमता से अधिक है। ठीक है, तो मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है, हमने पढ़ा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 ही देखना। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 या फिर 20 किलो हर्ट्ज लिखा होगा। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या तो के लिखा हो या फिर पूरा 20,000 लिखा हो। ठीक है, देख लो ये कितनी बार पूछा है, 2018 में भी ग्रुप डी के हर पेपर में आया है तो पूछता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया है कि अपश्रव्य तरंगे कौन सी होती है। ठीक है, अवश्रव्य तरंगे इनकी आवर्ती कितनी होती है, श्रव्य तरंगे कितनी होती है। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य में आवर्ती वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं, तथा 20,000 से अधिक वाली को प्राश्रव्य कहते हैं। और जो ध्वनि तरंगे की आवर्ती 20 से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, जिनकी कम होती है उन्हें अवश्रव्य, जिनकी ज़्यादा होती है उन्हें प्राश्रव्य। ठीक है, और जो सुन जाती हैं वो श्रव्य। तो 20 से कम अवश्रव्य, 20,000 से अधिक प्राश्रव्य। इतना क्लियर हुआ। तीनों शब्द हमने बताया था कि अभी पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिए। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा कितनी है, तो हमने पढ़ा है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है, हमने पढ़ा हुआ है कि कितना है। अच्छा, डेसिबल में पूछ रहा है। देखो, जो जिस पैमाने पर हम मापते हैं, आवर्ती अलग चीज़ है, जिस पैमाने पर उसे माप रहे हैं वो डेसिबल में है। तो डेसिबल में कितना है,
हम इसे एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसके बारे में 45 डेसिबल ध्वनि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव शरीर के लिए हानिकारक बताया है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य को बहरा, और 150 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को पागल कर सकती है। ठीक है, तो ये पैमाना है हमारा 0 से लेकर 150 तक, या 150 कह सकते हो कि इसके बीच में हमारी 45 से लेकर 75 तक हमारे लिए ठीक है, इतना कह सकते हो। तो हमारा कितना हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 80 डेसिबल तक हम लगभग हमारे लिए सहन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 80 डेसिबल से ऊपर 85 डेसिबल पर इसने बताया कि 85 डेसिबल होते ही मनुष्य बहरा हो जाएगा। ठीक है, 85 डेसिबल होते ही मनुष्य बहरा हो जाएगा। 45 से 75 के बीच हमें सही से सुन सकता है। ठीक है, 45 से डेसिबल में 45 से, और अगर हम इसे हर्ट्ज में मापें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो हर्ट्ज में जो अगर इस चीज़ को मापें, आवृत्ति में अगर इस चीज़ को मापें सुनने वाली क्षमता को, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, और अगर पूछ रहा है डेसिबल में तो 45 से 75। ठीक है, 45 डेसिबल से 75 डेसिबल। तो ये कन्फ्यूजन में बताना, ये एक पैमाना है जिससे हम उसे मापते हैं ध्वनि को, और वो ध्वनि की आवृत्ति है, वो उसका एक गुण है। ठीक है, हाँ, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। देखिए, हमने 20 से नीचे की पूछ रहा है, तो 20 से नीचे को अवश्रव्य बोलते हैं। ठीक है, 20 से नीचे को अवश्रव्य बोलते हैं। तो इंफ्रासोनिक, अवश्रव्य इंफ्रासोनिक, कौन सी होती है, अवश्रव्य इंफ्रासोनिक। ठीक है, जो 20 से कम की होती है, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उन्हें क्या बोलते हैं, 20,000, अच्छा, श्रवणीय एडिबल, जो हमें सुन जाती है उन्हें एडिबल बोलते हैं, और जो अल्ट्रासोनिक होती हैं वो हमें सुनाए, हमारी 20,000 से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो समझ में आ गया होगा। डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो कौन सी आवृत्ति हमारे लिए श्रव्य नहीं है, अब हम कह सकते हैं कि 20 से शुरू होती है और 20,000 तक हम सुन सकते हैं। तो ये भी 20 से 20,000 के बीच है, ये भी 20 से 20,000 के बीच है, ये भी 20 से 20,000। अब ये कूद गया भाई, ये तो पागल कर देगा हमको, तो यहाँ पे नई बात बनेगी। तो प्राश्रव्य तरंगे हो गई ये, तो ये हमारे लिए सुनने के लिए ठीक नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब श्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति, तो अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक इसी एक ही है, दोनों का नाम ये इंग्लिश में है ये हिंदी में है। ठीक है, अपश्रव्य, तो अपश्रव्य कौन सी है, जो अपश्रव्य इंफ्रासोनिक, अपश्रव्य होता है जो 20 हर्ट्ज से कम हो। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ध्वनि तरंग की गति, अब ये क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंग की गति दे दी और इसका तरंग दे दिया। अब हमने अभी पढ़ा था कि भी अगर तरंग दैर्ध्य दिया हुआ हो और आवृत्ति दी हुई हो तो दोनों की गुना करके हम दोनों चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को इससे डिनोट करते हैं, आवृत्ति को एन से। अब हमें एन का मान निकालना है, तो वी अपॉन तरंग दैर्ध्य कर देंगे। तो वी कितना है, 340, और ये कितना है, अगर हम इसे सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 0.02 आ जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में है ये, तो इसे भी मीटर में लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ये हटेगा तो 2 0 ऊपर चली जाएगी, 100 उधर चला जाएगा, 2 से इसे काटेंगे, 2 17 बार कट जाएगा, तो 1700 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉरी 17,000 आ जाएगा। ठीक है, 17,000 हर्ट्ज आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं, आपके सामने सवाल हुआ है कि कैसे करना है। तो मीटर में, अगर हम ये मीटर में ले रहे हैं तो हमें इसे भी मीटर में लेना होगा। मीटर प्रति सेकंड में अगर वेग ले रहे हैं तो हमें इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, अब हमने इसे मीटर, दोनों की डिजिट सेम हो गई, तब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको ये आना चाहिए और आता भी होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। तो वो कौन सी है, वो प्राश्रव्य, जो हमारी सुनने की क्षमता से बाहर है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होती है, उन्हें प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं, और वही चमगादड़ के लिए उपयोगी होती है। वो टकरा कर बहुत जल्दी वापस आ जाती है, तो वह पता लगा लेती है कि आगे कोई बाधा है। ठीक है, ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, तो 20 हर्ट्ज है। ठीक है,
20 से शुरू होती है, 20,000 हर्ट्ज तक जाती है। बिल्कुल सही। इसने चीज़ों को एक बार, अब श्रव्य तरंगे जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती हैं, श्रव्य तरंगे जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, ठीक है, और पराश्रव्य तरंगे जो 20,000 से ऊपर की होती है, ठीक है। हमारा कान सुन नहीं सकता उनको। बिल्ली, कुत्ते और चमगादड़ के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है, श्रव्य की पूछिए। तो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, ALP में आ गया, ठीक है, 2018 में। तो 20 से 20,000, ठीक है। अब ये जो इसने यहाँ पे दिया है ना, ये गलत दे दिया, ठीक है। ये 20,000 के नहीं आनेगा फिर इसमें। अगर ये 20,000 दे रहा है तो के नहीं आनेगा, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज आएगा, ये ध्यान रखना, खाली 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, के नहीं आएगा। अगर के दिया है तो 20, ये 3 जीरो नहीं आएंगी, फिर 20 के हर्ट्ज आएगा, फिर ऐसे लिखा जाएगा 20 के हर्ट्ज ऐसे। तो ये याद रखना, ध्यान रखना कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। तो इसने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, ये के नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 20,000 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज तो नहीं लिखा हुआ, 20,000 हर्ट्ज लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो भी लिखी हुई होंगी वही आंसर हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। बार बार एक जैसे क्वेश्चन को रिपीट करता है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। अल्ट्रासोनिक पूछ रहा है तो अल्ट्रासोनिक तो हमारी पहुंच से बाहर हो गई, ठीक है, तो वो हमारी 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगी, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगी। उसने यही पूछा है कि किससे अधिक होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक, ठीक है, 20,000 किससे अधिक, 20,000 हर्ट्ज। आगे चलते हैं, ध्वनि के अभिलक्षण। अब ये पूछ रहा है कि ध्वनि में क्या क्या चीज़ होती है और हम क्या क्या चीज़ उसमें यूज करते हैं। देखो, कोई भी तरंग है, ध्वनि एक तरंग है, तो उसमें आयाम होगा, आवृत्ति भी होगी, वेग भी होगा। लेकिन हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज हम अपनी तरफ से मापते हैं, उसकी चलने की, उसकी आवृत्ति को मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं, वो हम अपनी तरफ से लगाते हैं, ठीक है। आयाम उसमें खुद से होता है, उसकी एक प्रकृति है, आवृत्ति भी उसकी प्रकृति है, और वेग भी उसकी प्रकृति है, उसका चलना, उसका तेज और मंद होना। लेकिन आवृत्ति हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के अनुसार निकालते हैं, ठीक है। तो हर्ट्ज इसमें नहीं है, उसका क्या नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो उसकी विशेषता क्या क्या है, उसने बताया है कि तरंग दैर्ध्य, आयाम, समयावधि, आवर्ती, वेग, गति, ये वायु की तरंग अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। इनमें ध्वनि तरंग की वेग, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती का संबंध उसने दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने बताया, V बराबर तरंग दैर्ध्य इनटू आवर्ती होता है। आगे चलते हैं, किसी एकल आवर्ती की आवाज़ को क्या कहा जाता है। तो किसी एकल आवर्ती की आवाज़ को टोन कहा जाता है। ये याद रखना, पिच और टोन के बारे में पूछेगा और नोट के बारे में पूछेगा, ठीक है। पिच, टोन और नोट, ये 3 चीज़ होती हैं। अगर आवर्ती एकल है, अब एकल आवर्ती से मतलब समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, जो स्वर और व्यंजन होते हैं, आपने अगर हिंदी में पढ़ा हो तो ए, आ, तो इसके पीछे एक जैसी आवाज़ निकलती है, इसके पीछे देखिए एक जैसी आवाज़ निकलेगी, तो वो एक आवर्ती कहलाती है। लेकिन अगर कई सारे वर्ड को एक साथ बोला जाए तो बहुत सारी आवर्तियाँ एक जैसे ऐसे निकलती हैं, ठीक है। तो जो एकल आवर्ती से बन रहा है वो टोन कहलाता है, कि एक टोन में बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो किसी एकल आवर्ती को हम क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। तो इसने कहा एकल आवर्ती की आवाज़ को टोन कहते हैं, जबकि कई आवर्तियों का मिश्रण किया जाता है तब आवर्ती उत्पन्न होती है, तो नोट कहते हैं। नोट किसे कहते हैं, कई आवर्ती वाली को, ठीक है। तो आवर्ती और टोन में, वो सॉरी, नोट और टोन में अंतर समझ गए, तो ये आपसे पूछ लेगा। आगे चलते हैं, किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो हमारी अपश्रव्य तरंगे होती है ना, पराध्वनिक, ठीक है, पराश्रव्य जो श्रव्य तरंगे होती हैं, जो हमारी सुनने की क्षमता से बाहर होती हैं, वो क्या करती हैं, वो किसी वस्तु में अगर कोई कहीं कमी है, अंदरूनी कमी, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, तो अंदरूनी कमी को बाहर शो करवा लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु में अगर कहीं कोई ठोस वस्तु है, उसमें पता लगाना है कि इसके अंदर कहीं जगह तो नहीं है, कोई होल तो नहीं बना हुआ। कोई ठोस वस्तु बनाई हमने, लेकिन उसमें कोई गैस का गुब्बारा जैसे जगह रह गई या नहीं रह गई, तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों का हम पराश्रव्य ध्वनि से पता लगा लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे,
तीव्रता कहेंगे, उसकी तीव्रता। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा एक सेकंड में कितनी तेजी से गुजरी, तो उसको तीव्रता कहेंगे। नोट और पिच, नोट और पिच के बारे में आप जान ही गए हैं, तो नोट और पिच तो नहीं कहेंगे, आवर्ती से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन वो उसकी समय के साथ तुलना कर रहे हैं ना, सीधी सीधी बात है, किसके साथ तुलना कर रहे हैं, समय के साथ। समय के साथ क्या निकलती है, तीव्रता या गति निकलती है। ठीक है, एक एकल आवर्ती द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। तो एकल आवर्ती हमने पढ़ा कि एकल आवर्ती से हमारी टोन होती है, कई सारी आवर्ती से हमारी नोट होती है। ठीक है, कई सारी आवर्ती से नोट होती है। आगे चलते हैं। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्गों के बाधाओं का पता लगाता है। तो चमगादड़ प्रासरवे तरंगे, प्रासरवे तरंगों को हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स, प्रासरवे ध्वनि। आगे चलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जैसे ही अपनी आँखों से या फिर अपने सेंस से किसी तरंग को छोड़ते हैं, तो वही तरंग बहुत जल्दी से टकरा के इनके वापस आ जाती है। अगर वो वापस आ गई तो ये पता लगा लेते हैं कि हमें आगे नहीं जाना है, हमें मुड़ जाना है एकदम से। तो ये कोई बहुत सारी तरंगे एक साथ छोड़ते हैं, तो इनके पास अगर वापस लौट के आ गई तो ये फिर उस दूरी से वहीं से एकदम से मुड़ जाती है। ठीक है, रिक्की स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच किसके डैश पर निर्भर करती है। तो जो पिच होती है वो आवर्ती पर निर्भर करती है। पिच से मतलब जो बारीक और मोटी आवाज़ होता है वो आवर्ती पर निर्भर करती है। ठीक है, देखो लड़कियों की आवाज़ में पिच अधिक होती है तो उनकी आवर्ती बहुत तेज होती है। ठीक है, पिच अधिक होती है, उनकी आवाज़ बारीक होती है। आगे चलते हैं, थोड़ा यहाँ पढ़ सकते हैं आप कि क्या बता रहा है। ध्वनि तरंगों के संचरण हेतु सदैव किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता। ये तो इसने हमारी नॉर्मल बातें बताई हैं। तो पिच के बारे में थोड़ा सा यहाँ से पढ़िए कि ध्वनि की पिच ध्वनि की आवर्ती पर निर्भर करती है। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए आप। अभी के लिए कौन सा, ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस। हमने बताया कि लाउडनेस और सॉफ्टनेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका आवर्ती का लेना देना जो पिच से है उसका आवाज़ के बारीक और मोटेपन से है। ठीक है, पिच से मतलब आवाज़ का बहुत तेज़ी से निकलना, बहुत बारीकी से और बहुत मोटेपन से निकलना, वो होता है पिच। आयाम किसे करेगा, लाउडनेस को, उसके आवाज़ की तेज या मंद होने को आयाम से मापेंगे। ठीक है, लाउडनेस या सॉफ्टनेस किससे मापी जाएगी, हमारी आयाम से। ठीक है, आयाम का जो मकसद है वो लाउडनेस और सॉफ्टनेस को है ध्वनि से। ठीक है, तो ध्वनि का तारवत्व होता है पिच। तारवत्व किसे कहते हैं, पिच को बोलते हैं, नोट कर लेना, तारवत्व बोलते हैं पिच को। और पिच का संबंध किससे है, आवर्ती से। ठीक है, पिच का संबंध किससे है, आवर्ती से। आवर्ती का संबंध पिच से है, आयाम का संबंध लाउडनेस और सॉफ्टनेस से है। ठीक है, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पिच कहा जाता है। आवृत्ति की पहचान कर रहा है ना, तो उसे पिच कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति से पिच का सीधा सीधा संबंध है। ठीक है, क्या बोला है, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे पिच कहते हैं। ध्वनि हवा के माध्यम से में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है, तो सूचना प्रदान करती है, हमारी संवेदनशीलता को आग्रह करती है कि हाँ ये ध्वनि आ रही है, तो ऐसा वो बताती है। ठीक है, तो संवेदन करती है ध्वनि की संवेदन को। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में क्या कथन गलत है, कि अल्ट्रासाउंड तरंगे क्या कर सकती हैं, वो चीज़ गलत बतानी है कि गलत क्या कर सकती हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, वे उच्च आवृत्ति की होती हैं, बिल्कुल सही है। उनका उपयोग उद्योग में चिकित्सा प्रयोजन में किया जाता है, बिल्कुल सही किया जाता है। वे बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच यात्रा करते हैं। नहीं, बाधा जहाँ होगी वहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी। कहाँ पे, जहाँ पे बाधा होगी वहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, तो बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंब नहीं किया जा सकता, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंब किया जा सकता है। ठीक है, प्रतिबिंब किया जा सकता है, इसने कहा है नहीं किया जा सकता, ये गलत है।
आगे चलते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिए कि अल्ट्रासाउंड तरंगों के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड तरंगों के द्वारा समुद्र, नदी, झील गहराई मापी जा सकती है। तरंगों की मदद से समुद्र की गहराई में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रेषित पराध्वनि तरंग उत्पन्न कर जल में भेजता है, जो मार्ग में किसी ठोस पिंड या तरल से टकराकर वापस आता है, सूचकांक ग्रहण कर देता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, उसे विद्युत संकेतों में बदलकर प्रतिबिंब बना देता है। प्रासर्व्य तरंगों के बारे में बताया है कि प्रासर्व्य तरंगें 20 किलोहर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, ये दोनों एक ही हैं। इससे अधिक होती है यांत्रिक तरंगे, ध्वनि तरंगों को प्रासर्व्य तरंगे कहते हैं। प्रासर्व्य तरंगों की आवृत्ति अधिकतम और कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, अत्यधिक ऊर्जा संचित होती है। प्रासर्व्य तरंगों के संबंध में गलत कथन है कि दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड को वापस प्रतिबिंब नहीं किया जा सकता। ये इस क्वेश्चन के बारे में है कि ये कर सकती हैं ऐसा, ये गलत कथन है। तो प्रासर्व्य तरंगों का उपयोग उद्योग धंधों में, तरंगों का उपयोग कीमती कपड़ों और मशीनी पुर्जों में जमी कालिक को हटाने में किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रासर्व्य तरंगों को परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कार्डियोग्राफी में, ईजीसी सुना होगा, ईसीजी, तो ईसीजी आपने सुना होगा, तो उसमें इसी का प्रयोग होता है प्रासर्व्य तरंगों का। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स आपको बहुत सारे इसमें से पता लगे होंगे, नोट करने वाले बहुत सारे टॉपिक हैं, आप कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता लगी होंगी ध्वनि से रिलेटेड। और अगर आपको ध्वनि से रिलेटेड अगली वीडियो भी चाहिए जल्दी, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इस ध्वनि से रिलेटेड एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आप ध्वनि को माप सकेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ध्वनि से, तो एक और वीडियो बनेगी, तो उसे भी देख लेना। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, बाय बाय।